नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉवल प्लैनेट में। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रीबर्थ ऑफ डेविल क्वीन एपिसोड 8। वही हॉल में भी नेहा को छोड़ सभी ने अपने कमरे में चले जाते हैं। रेवती जी अभी भी सोफे पर बैठी थी। रंजीत जी की बात सुन वो रोने लग गई थी। तभी नेहा उनके पास आती है और कहती है, बुआ आप परेशान मत होइए, सुधा भी मेरी बेटी जैसी है, मैं बात करूंगी। वैसे भी वो कमरा कब से खाली है, सुधा रहेगी तो अच्छा होगा। मैं बाऊजी से बात करूंगी इसके बारे में। देख न बहू क्या गलत कह दिया मैंने, वैसे भी वो कमरा खाली रहता है, अगर मेरी पॉटी ले भी लेगी तो क्या ही हो जाएगा। आज मुझे समझ आ गया कोई मुझे यहाँ अपना नहीं मानता, वरना मुझे इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। इतना कह वो सीधा अपने कमरे में चली जाती हूँ। उनकी बातों का असर नेहा पे हुआ, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जब रेवती जी मुड़ी तो उनके चेहरे पर हंसी थी न कि आंसू। उन्हें शायद यकीन था कि वो कमरा उन्हें ही मिलेगा। ऐसा कई बार उन्हें कुछ चाहिए होता था, वो नेहा को थोड़ा इमोशनल कर देती थी। इन्होंने कृष्णा के साथ बहुत सारी ऐसी चीज की हैं जिसके घर में कोई नहीं जानता है। किचन में नाश्ता बन चुका था और रंजीत जी ने अपने कमरे में ही खाना लाने के लिए कह दिया था, इससे पहले कि कोई नौकर खाना लेकर जाता था। किचन में एक परछाई अंदर आती है, अभी वहां कोई भी नहीं था। वो जल्दी से सामने ढके हुए प्लेट के पास जाती है और उसे खोल हमें एक कागज की पुड़िया से कुछ निकल मिलता है। फिर जल्दी से वहां से चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद ही एक नौकर अंदर आता है और उसी खाने को नीचे वाले कमरे में लेकर जाने लगता है। वो परछाई उस नौकर को कमरे की तरफ जाता देख मुस्कुराते हुए उधार से ही गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद ही वो नौकर वापस मुड़ता है और दोबारा किचन की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज रविवार था तो कृष्णा भी कहीं नहीं गई थी, लेकिन घर में भी उसे चैन नहीं थी। सुबह से वो अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठे थे। पीहू को उसने कुछ दिन की छुट्टी दे दी थी तो वो कहीं घूमने चली गई थी। वैसे भी बहुत कम होता था जब कृष्णा खुद उसे छुट्टी दे देती थी। आदित्य भी सुबह से घर पर ही था, लेकिन शाम होते ही उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है तो वो भी चला जाता है। इस वक्त घर पर सिर्फ कृष्णा थी और कुछ नौकर जो अपना काम कर 9 बजे तक सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है। कृष्णा जो स्टडी रूम में अपना काम कर रही थी, उसका गेट नॉक होता है। वो अंदर आने की परमिशन देती है। उसे पता था कि गेट पर कौन है। द्वार खुलता है और नयन अंदर आता है। वैसे मैं एक बात बता दूं, नयन कृष्ण का ही आदमी है, उसे आदित्य ने रखा है कृष्ण के लिए, ऐसा वो सोचता है, जिससे उसे लगता है कि नयन उसे कृष्ण के बारे में सब कुछ बताएगा। उसे ये पता नहीं कि नयन वही करता है, वही बताता है जो कृष्णा उसे कहने को बोलता है। जैसे अपहरण वाला कांड उसने देर से बताया था कृष्णा के कहने पर। ये कृष्णा या कहें डेविल का बायां हाथ है। इनका एक और साथी है जो अंडरवुड के काम देखता है, उसका नाम पार्थ है। बॉस एक जरूरी काम के लिए आपको चलना होगा। वो थोड़ा घबराया हुआ था। कृष्णा उसकी बात सुन उसे देखती है, तब वो कुछ ऐसा बताता है जिसके बाद वो नयन को गाड़ी निकालने का कहता है। रात के करीब 10 बजे एक गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। 25 मिनट के बाद वो कार एक जोरदार आवाज के साथ रुकती है। वहाँ आसपास की सारी जगह खाली थी, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, लेकिन लगातार बाइक की तेज आवाज गूंज रही थी। उस कार से नयन और कृष्णा बाहर आते हैं। इस वक्त कोई भी गार्ड उनके साथ नहीं था। कृष्णा ने इस वक्त बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसा वो अंडरवर्ल्ड में पहनती है, पूरा काला। उसकी आंखों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके बाल भी कैप से छुपे हुए थे। कृष्णा नयन को देखती है तो वो जल्दी से कहती है, बॉस पार्ट लेकर आ रहा है। तभी वहाँ एक रेसिंग बाइक आकार रुकती है। वो मोटरबाइक भी पूरी ब्लैक थी, लेकिन उसमें ड्रैगन का लोगो बना हुआ था। देखने से ही लग रहा था कि वो 6 या 7 मिलियन से कम का तो बिल्कुल नहीं होगा। उस बाइक से पार्थ नीचे उतरता है। उसने फुल फेस हेलमेट लगा रखा था। जैसा ही वो उसे हटाता है तो उसका हैंडसम चेहरा दिखना लगता है। पार्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो अनाथ है और एक 20-21 साल का लड़का है, देखने में एकदम कोरियाई लड़का जैसा, गोरा चिता, काली आंखें, माथे से हल्का नीचे आता उसका सिल्की बाल, अगर कहें तो पूरा सपने के राजकुमार जैसा लगता है। अब ये लोग कैसे मिले ये बात की बात है, पहले आगे जान लेते हैं। कृष्णा बिना कुछ कहे बाइक पर बैठती है। उसने कैप हटाकर हेलमेट लगा लिया था और तेज आवाज के साथ वहां से गायब हो जाती है। उस जगह से 1 किलोमीटर दूर एक रेसिंग ट्रैक था जहां लाइन से बहुत से बाइक खड़े थे, लेकिन कुछ दूरी पर एक झुंड बना हुआ था जहां 2 लड़के एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसमें दोनों में से एक को थोड़ा ज्यादा छोटे आए हुए थे। तभी वहां एक लड़का और आता है और दूसरे वाले को कुछ बोल वहां से ले जाता है। सुन, जब रेसिंग आती नहीं है तो यहाँ आया मत कर, बच्चा है तो वही रह, ज्यादा संपत्ति करेगा तो जान से जाएगा। ये बस उस लड़के ने कहा था जो बुरा था।
सामने वाले लड़के को अच्छी खासी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो कहता है, क्यों एक बार हार गया तो डर लग रहा है। इस बच्चे से तुम लोगों की लड़ाई करने से सच बदल नहीं जाएगा। अभी जो मैच हुआ था उसमें से मैं ही जीता हूँ। अपने आप को तसल्ली देना बंद कर दो कि तुम लोग से बेहतर कोई नहीं है। वो अभी बोल ही रहा था कि दूसरा लड़का आकर उसके चेहरे पर पूरा जोर लगाकर मुक्का मार देता है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। इस पहले कि कोई लड़ी होती या कोई किसी से कुछ कहता, एक बाकी बहुत तेज से उनके बगल में आकर खड़ी हो जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया। सच भी था, बाइक की स्पीड हवा सी तेज थी। वो लोग अभी सदमे में ही थे कि बाइक पर बैठे हुए इंसान ने हेलमेट के अंदर से कहा है, इतना ही विश्वास है कि तुमने ये मैच जीता है तो क्यों ना एक राउंड मेरे साथ भी कर लो। उसे मारकर तुम ये साबित कर रहे हो कि तुम्हें डर है कहीं वो बाहर ये बात किसी को न बता दे। अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो मेरे साथ एक राउंड करो। हमें बाइक वाले की बैट सामने वाले ग्रुप के ईगो पर लगती है। जाहिर सी बात है, जो लोग कभी हारे नहीं वो बस एक मामूली से लड़के से हार गए। ऊपर से सामने खड़ा बाइक वाला इंसान उनको नीचा दिखा रहा है। इससे पहले ग्रुप का लीडर था वो कहता, वो दूसरा लड़का जो कहता है कि उस ग्रुप का लीडर था वो आगे आकर कहता है, ठीक है हो जाए एक राउंड, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो कोई भी हो अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़ मुझसे माफी मांगनी होगी। और इस लड़के को भी बोलो मंजूर है तो हो जाए राउंड। सामने काली बाइक पर कृष्णा बैठी हुई थी। उसे देखिए कोई अंदाजा नहीं लगा सका था कि वो एक लड़की है। उसकी आवाज भी इतनी खतरनाक थी कि कोई जान नहीं पाया। उस चोटिल लड़के के माथे पर दूसरे की लकीर आ जाती है, क्योंकि वो रोज सामने वाले को जनता भी नहीं है। अगर वो हारा तो उसे सबके सामने झुकना होगा, जो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन वो कुछ भी कहता था या उसे रोकता था, उसे पहले ही कृष्णा उन्हें हाँ कह देती है। कुछ पल बाद थी दो बाइक रेसिंग लाइन। वो दूसरा लड़का जो उस ग्रुप का लीडर था वो आगे आकर कहता है, ठीक है हो जाए एक राउंड, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो कोई भी हो अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़ मुझसे माफी मांगनी होगी। और इस लड़के को भी बोलो मंजूर है तो हो जाए राउंड। सामने काली बाइक पर कृष्णा बैठी हुई थी। उसे देखिए कोई अंदाजा नहीं लगा सका था कि वो एक लड़की है। उसकी आवाज भी इतनी खतरनाक थी कि कोई जान नहीं पाया। उस चोटिल लड़के के माथे पर दूसरे की लकीर आ जाती है, क्योंकि वो रोज सामने वाले को जनता भी नहीं है। अगर वो हारा तो उसे सबके सामने झुकना होगा, जो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन वो कुछ भी कहता था या उसे रोकता था, उसे पहले ही कृष्णा उन्हें हाँ कह देती है। कुछ समय बाद दोनों ही अपनी बाइक एक लाइन में लेकर खड़े हो जाते हैं। वो बार बार एक्सीलरेटर को घुमा रहे थे। दोनों हाई बाइक से धुआं निकल रहा था। उस ग्रुप के लीडर ने अपनी गर्दन घुमाकर कृष्णा को देखा जो सामने देख रही थी। जब उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो भी अपने बगल में देखता है। अचानक से वो लड़का यानी विवान, मैं उसका नाम बता देती हूँ ताकि आगे आसान हो। अब आप समझ गए होंगे या नहीं भी समझेंगे तो बता देती हूँ कि ये वही लड़का है जिसकी वजह कृष्णा को रोहन जी ने मारा था। कृष्णा की तरफ देख अपने एक हाथ से हारने का संकेत बनता है, जिसे देख कृष्ण कुछ नहीं कहते, लेकिन उसका आभामंडल और भी खतरनाक हो गया था। सामने एक लड़का हाथ में एक बंदूक लिए खड़ा था जो असली नहीं थी। वो जैसा ही अपना हाथ ऊपर करता है, दोनों के हाथ एक्सीलरेटर और क्लच पर कस जाता है। जैसे ही उसने ऊपर फायर किया, एकदम से दोनों ने अपना क्लच छोड़ा और बाइक तेजी से आगे बढ़ने लगी। बाइक का शोर पूरे इलाके में गूंज रहा था। दोनों बाइक अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दोनों में ही आगे जेन की होड़ लगी हुई थी। दोनों की ही बाइक किसी सांप की तरह लहराते हुए आगे बढ़ रही थी। कृष्णा जिस सफाई से आगे बढ़ रही थी वो सच में काबिले तारीफ थी। उस ट्रैक पर बहुत से ढलने थी जिसे वो बहुत ही आसान से पार कर रही थी। उसकी बाइक के पीछे वरुण की बाइक थी। वो भी हैरान था कि कोई इतने अच्छे से उस बाइक को कैसे हैंडल कर सकता है। हर मोड़ पर कृष्णा की बाइक लगभग पूरी टेढ़ी जो जाती थी। उसके हर एक अंदाज, हर एक स्टंट बहुत खतरनाक था, जिसे साफ पता चल रहा था वो इसमें कितनी माहिर है। वरुण भी कभी उसके बगल में आता तो कभी पीछे। भले ही वो कृष्णा के एक्शन से हैरान था, लेकिन हार तो उसे भी नहीं मनानी थी। इतना सोचकर उसने बाइक का गियर बदला और अब वो भी बाइक से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कृष्णा ने उसे व्यू मिरर से देखा और अपनी बाइक को किसी सांप की तरह लहराना शुरू कर दिया। वरुण जितनी बार कोशिश करता है आगे जेन की, कृष्णा अपनी बाइक उस तरफ कर लेती है, जिससे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। शब में उसने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि आगे एक बहुत अच्छी ढलान आने वाली है। वो तो बस कैसे भी कृष्णा की बाइक के आगे जेन की होड़ में लगा हुआ था, और शायद कृष्णा भी यही चाहती थी। उस ढलान से करीब आधा किलोमीटर पहले ही उसने अपनी स्पीड हल्की सी कम कर ली, जिसका फायदा उठाते हुए वरुण आगे चला गया।
उसके आगे जाते ही कृष्णा अपने एक्सीलरेटर को थोड़ा घूमते हैं और स्पीड के साथ ढलान की तरफ जाने लगती हैं। वरुण जब सामने देखता है तो अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उसकी स्पीड उस ढाल को पार करने के लिए बहुत ज़्यादा थी। तब तक कृष्णा भी उसके बगल में आ जाती हैं। दोनों साथ में ढलान पर चढ़ते हैं और जैसे ही उनकी बाइक उस ढाल से नीचे आती है, कृष्णा की बाइक ऊपर उछलकर एक राउंड सा बनती है और सीधी नीचे जमीन पर चढ़ती है। वहीं वरुण की बाइक जब उस ढलान से नीचे आती है तो अपना बैलेंस नहीं बना पाती और वो बाइक के साथ घसीटते हुए आगे चल जाता है और कृष्णा फिनिश लाइन को आराम से पार कर लेती है। वरुण की बाइक घसीटने के कारण चिंगारी फेंक रही थी। उसके जितने में दोस्त उसकी जीत को देखने के लिए खड़े थे वो उसकी तरफ भागते हैं। वहीं उस घायल लड़के का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। कृष्णा अपनी बाइक सीधा हमें लड़के के बगल में लाकर रोकती है और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद करती है। तब जाकर उसे कहीं होश आता है। वो उससे कुछ कहता है, उससे पहले ही वो वरुण के पास जाती है या कुछ ऐसा कहती है जिससे सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ रॉयल होटल, जो वहां का सबसे शानदार होटल है, उसके एक प्राइवेट कमरे में एक आदमी किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके पीछे दो लोग खड़े थे और सामने एक लड़का बैठा हुआ था। सभी का चेहरा दिख रहा था, सिर्फ उस आदमी को छोड़कर जिसका ध्यान अपने हाथ में रखे लाइटर पर था जिसे वो घुमा रहा था। उस कमरे का तापमान ऐसा था जैसे कोई रेगिस्तान में आ गया हो। सामने बैठे लड़के के फोन पर एक मैसेज आता है। उसे देख वो सामने बैठे आदमी से कहता है, आ रही है वो, और खड़ा होकर बाहर चला जाता है। उसकी बात करें तो आदमी की आंखों में एक चमक आ जाती है जैसे वो इसी के इंतजार में था। तभी गेट खुलता है और तीन लोग एक साथ अंदर आते हैं जिसमें से किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था। सभी ने मास्क लगा रखा था। जो उनसे आगे था वो हमें आदमी के सामने पैर पर चढ़ा कर बैठ जाता है। क्या मैं जानता हूँ कि किंग को मुझसे क्या काम पर गया जो वो मुझसे खुद मिलना चाहता था? पहले जान लेते हैं। वहाँ दो अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर लोग मौजूद थे। दोनों प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, लेकिन उनका काम भी अलग था। एक था ईगल गैंग, जिसके हेड को सभी किंग के नाम से जानते हैं। किसी ने भी उसे आज तक नहीं देखा है। उसका काम सेना के साथ मिलकर देश के अंदर और बाहर की गंदगी को साफ करना था। वही जो अभी अभी आए थे वो थे डेविल ड्रैगन गैंग, जिसके हेड को सभी डेविल के नाम से जानते हैं और कुछ ही गाने चुने लोग हैं जिनके लिए वो क्वीन है। इस गैंग का काम इल्लीगल नहीं है, लेकिन सुधरने का तरीका इल्लीगल कहना ठीक है होगा। इन्होंने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर रखा है, जिसे दूसरा गैंग्स ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, बलात्कार नहीं कर पाती थी और बाकी जो करते थे इनकम में ऊपर जाने का टिकट ये अपने हाथों से करती थी, उनकी जान लेकर। किंग एक तक सामने बैठी लड़की को देख रहा था। एक ये भी था जिसे ये पता था कि ड्रैगन गैंग की हेड एक लड़की है। वो सामने बैठे कृष्णा की आंखों में देखता है। दोनों एक साथ अपने हाथ को एक ही स्टाइल में घुमाते हैं, जिसे देख उनके दोनों आदमी बाहर चले जाते हैं। अभी हमारे कमरे बस किंग और डेविल यानी कृष्णा मौजूद थे। किंग थोड़ा सीरियस हो जाता है। अफ्रीकी गैंग ने यहाँ अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा, और ये मामला आर्मी के साथ तुम्हारे हिसाब से है। उनका टारगेट यहाँ की युवा पीढ़ी है, जिसे वो किसी भी हाल में अपने साथ लेकर उनका ब्रेन वॉश करेंगे या हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। किंग थोड़ा सीरियस हो जाता है। अफ्रीकी गैंग ने यहाँ अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा, और ये मामला आर्मी के साथ तुम्हारे हिसाब से है। उनका टारगेट यहाँ की युवा पीढ़ी है, जिसे वो किसी भी हाल में अपने साथ लेकर उनका ब्रेन वॉश करेंगे और हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे होंगे। इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अभी तक उनकी पकड़ उतनी नहीं हुई है, लेकिन हमारी एक गलती उन्हें चौंकाना कर सकती है। कृष्णा भी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे भी ये चीज़ पता थी और उसने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, लेकिन उन सभी ने सुसाइड कर लिया। कुछ देर सोचने के बाद वो भी इसमें हामी भर देती हैं। लगभग 2 घंटे तक दोनों ही इस विषय पर बात करते हैं। गेट के बाहर दोनों गैंग के जो दो आदमी साथ में थे एक दूसरे को जानलेवा नजरों से घूर रहे थे, जैसे अभी मौका मिला तो एक दूसरे को जान से मार देंगे। उनके बीच दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था कि दोनों ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। किंग के दोनों आदमियों का नाम था शिव और आरव। अंदर दोनों की बातें खत्म होती है तो कृष्णा वहां से जाने को होती है। उसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि किंग ने एक ही झटके के साथ उसे अपनी तरफ खींच लिया है, जिससे वो उसके सीने से जा लगती है। तभी किंग कुछ ऐसा करता है जिसे कृष्णा खुद बहुत हैरान रह जाती है। मुंबई, रात 11:30 बजे। कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं हो सकता है, ये बात सच भी हो।
पर आज शायद मुंबई सो रही थी। हर तरफ गहरा अंधेरा था, साथ ही बारिश भी हो रही थी। हवाओं की गति भी बहुत तेज थी, जिससे एक डरावनी दृश्य के साथ एक डरावनी धुन सी बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भी किसी के दुख में शामिल हो रहे हो। एक बहुत बड़े हॉल में जहां बहुत खूबसूरत सजावट लगा हुआ था, बारिश के कारण भी उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई थी, मगर कुछ तो था जो अच्छा नहीं था। वही अंदर का नज़ारा बुरा अलग ही था, जहां बाहर पूरा गेट रास्ते सजे हुए थे, पर अंदर ऐसा लग रहा था कि बाहर के तूफान का असर अंदर हो गया हो। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसी हॉल के बीचों बीच एक मंडल बना हुआ था, जिसके बीच में हवन रखा हुआ था, जिसमें से अभी धुआं निकाल रहा था। शायद किसी की शादी थी। मंडप के आगे 3 लड़के और 3 लड़कियां खड़ी थी, जिसमें एक ने दूल्हे की ड्रेस पहनी हुई थी। सभी यंग थे। वहीं उस दूल्हे के थोड़ी दूर बगल में एक लड़की खड़ी थी, जिसने दुल्हन का ड्रेस पहना हुआ था और उसके गालों पर उंगली के निशान भी थे, जैसे उसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। उन दोनों के बगल में 2 लड़के और 2 लड़कियां खड़ी थे। सभी ने शादियों वाले कपड़े पहने हुए थे, बस एक लड़की को छोड़कर जो बहुत कमजोर लग रही थी, उसको एक लड़के ने पकड़ रखा था। वही सभी के चेहरे पर डर और दर्द नजर आ रहा था, सबसे ज्यादा उस लड़के के चेहरे पर जिसने शेरवानी पहनी हुई है, जो दूल्हा है। उन सभी के सामने लगभग 15 कदम की दूरी पर एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और नफरत के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उसके हाथ में गन थी, जिसको उसने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, और उसकी आंखें और गन दोनों सामने खड़े दूल्हे पर टिकी हुई थी। उस लड़के की आवाज आती है, जान देखो, गन को नीचे रखो, हम बैठ के बात करते हैं न, प्लीज देखो लग जाएगी, गन मुझे दे दो। कहते हुए 2 कदम आगे आता है। वो बहुत घबराया हुए था। वहां खड़े दोनों लड़के और लड़कियां भी उसको समझाते हुए बार बार गन नीचे रखने को बोल रहे थे, पर शायद वो लड़की आज किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वहीं दुल्हन के ड्रेस में खड़ी लड़की अपने एक तरफ के गाल पर हाथ रखे शैतानी तरीके से मुस्कुरा रही थी। उस लड़के को आगे आते देख वो लड़की तेज मगर गुस्से से कहती है, लड़की वही रुक जाओ, वारना मैं गोली चलाने दूंगी। मैंने कहा वही रुको, मेरे पास मस्त आओ। लड़का, देखो बच्चा, गन नीचे रखो। अगर तुम मुझे मरना चाहती हो तो गोली चलाने सकती हो, पर प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। लड़की, डोंट कॉल में बच्चा और वॉट एवर, मेरा नाम काशवी है, और तुमने जो मेरे साथ किया है और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बद्दुआ है मेरी, तुम्हें कभी किसी का प्यार नसीब नहीं होगा। जिस तरह से मैं तरस रही हूँ, जैसे मैं जीते जी मर रही, तो तुम भी उसी तरह तड़पोगे। आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। आई हेट यू, आई हेट माई सेल्फ। तुम सबसे नफरत है, मुझसे, सबसे। कहते हुए वो बंदूक अपने सर के पास रखते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ भी कर पाता या समझ पाता, उस बंदूक से गोली चल जाती है। सब जैसे सदमे में चले गए। किसी को भी नहीं लगा था कि वो कुछ ऐसा कदम भी उठा सकती है। वो लड़का जो उसे रोक रहा था, वो तुरंत काशवी के पास जाता है, जिसके माथे से खून की धारा निकल रही थी। उसकी सांसें थाम चुकी थी। बच्चा दे, देखो माँ, मैं हूँ तुम्हारा रुद्र। अच्छा तुम नहीं चाहती और मैं तुम्हें बच्चा बुलाऊं? ठीक है माँ, मैं नहीं बुलाऊंगा। सॉरी, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करना हूँ। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? उठो न काशवी, मैं अब तुम्हें कभी हर्ट नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज उठ जाओ काशवी। दूसरी तरफ एक बहुत आलीशान कमरे में, जहां बहुत सी चीजें राखी हुई थी, उसी कमरे के सेंटर में एक बहुत बड़ा बिस्तर था, जिस पर एक लड़का लेटा हुआ था। उसके सीने पर पट्टी की हुई थी। अचानक उसकी सांसें गहरी होने लगी, उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी। पूरे कमरे में बस उसकी तेज सांसों की आवाज ही गूंज रही थी। तभी वो काशवी चिल्लाते हुए एकदम से उठ लेट बैठ जाता है। कृष्णा भी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे भी ये चीज पता थी और उसने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, लेकिन उन सभी ने सुसाइड कर लिया। कुछ देर सोचने के बाद वो भी इसमें हामी भर देती है। लगभग 2 घंटे तक दोनों ही इस विषय पर बात करते हैं। गेट के बाहर दोनों गैंग के जो दो आदमी साथ में थे, एक दूसरे को जानलेवा नजरों से घूर रहे थे, जैसे अभी मौका मिला तो एक दूसरे को जान से मार देंगे। उनके बीच दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था कि दोनों ही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। किंग के दोनों आदमियों का नाम था शिव और आरव। अंदर दोनों की बातें खत्म होती है तो कृष्णा वहां से जाने को होती है। उसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि किंग ने एक ही झटके के साथ उसे अपनी तरफ खींच लिया है, जिससे वो उसके सीने से जा लगती है। तभी किंग कुछ ऐसा करता है जिसे कृष्णा खुद बहुत हैरान रह जाती है। जब किंग ने कृष्णा को अपनी तरफ खींचा था, तब उसने अचानक ही उसके चेहरे से उसका मास्क हटा दिया था। जब कृष्णा ने अपनी नजरों को ऊपर कर देखती है तो किंग ने खुद का मास्क भी हटा दिया था। इस वक्त दोनों का चेहरा बिल्कुल एक दूसरे के सामने था।
कृष्णा उसके चेहरे को देख बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है कि सामने उसका पति यानी ओम खड़ा है। इस चीज से वो सच में बहुत इम्प्रेस होता है। उसे कृष्णा के बारे में और जानने की इच्छा हो रही थी। कृष्णा की हाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन ओम ही थोड़ा लंबा था, जिसे वो उसके सीने से हल्का सा ऊपर तक आ रही थी। दोनों का चेहरा के दूसरे के बेहद करीब था। ओम की नीली आंखों में जब कृष्णा देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसमें डूबती ही जा रही है। उसे ये भी होश नहीं रहता कि थोड़ी पलक भी झपका दे। वही ओम जब उसे खुद में ऐसे खोया दिखता है तो मानो उसका मन एकदम गदगद हो जाता है। इससे अच्छा पल क्या हो सकता है जब आपका पार्टनर, आपका प्यार सिर्फ आप में खोया हो। वही हो रहा था ओम के साथ। ओम उसे अपने और करीब खींचता है। अभी दोनों के दरमियान हवा जेन तक की जगह नहीं थी। ओम अपना चेहरा उसके और करीब ले जाता है, इससे पहले कि कृष्णा उससे अलग होती या कुछ रिएक्ट करती। ओम उसे वही दीवार से लगाकर उसे होठों को चूमने लगता है। वो कृष्णा के होठों को इतनी शिद्दत से चूम रहा था जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। कृष्णा जो ओम की आंखों में ही देख रही थी, जब उसे वो अपने बहुत करीब महसूस करती है, लेकिन वो कुछ भी करती उससे पहले ही उसके होठ ओम के होठों में उलझ गए। कृष्णा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ओम अपने होंठ उसके होठों से उलझा रहा था। कृष्णा खुद उसमें खोने से खुद को नहीं रोक पा रही थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे ओम से दूर होने के लिए मजबूर कर रहा था। ओम उसमें पूरा खो सा गया था। उसने कृष्णा के हाथ पर पहले ही ब्लॉक कर लिया था ताकि वो उससे दूर न जाए, और ऐसा हुआ भी। कृष्णा के लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपने आप को छुड़वा नहीं पा रही थी। एक तो पहले से ही पीछे दीवार था, ऊपर से आगे ओम ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। कृष्ण थोड़ी देर संघर्ष करती है, और जब उससे बदतमीजी नहीं होती तो वो सामने देखते हुए अपने सर को हल्का पिच करती है तो वो दीवार से जा सकता है। इसी के साथ बूम की आवाज के साथ अपना सर ओम के सर पर जोर से मारती है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई दी थी, जिस कारण ओम तुरंत ही उसे और उसके होठों को चोर अपना सर पकड़ लेता है। दर्द तो कृष्णा को भी हो रहा था, लेकिन अभी सबक सिखाना ज्यादा जरूरी था। ओम के पीछे होते ही वो अपना लेफ्ट पैर को ऊपर उठाती है और अपने घुटने को ऊपर कर उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से वार करती है। इसके साथ ओम, जो अभी उसके पहले हमले से संभल भी नहीं पाया था, दूसरी बारी में तो वो सीधा सोफे पर गिरता है। ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो? कहाँ मरा है? तुमने पता भी है? कम से कम देखकर तो मारती। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? तुम मेरे बच्चों की माँ कैसे बनोगी? बिल्कुल दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? अपनी सारी ताकत क्या यही दिखानी थी तुम्हें? ओम दर्द से तड़पते हुए बोले जा रहा था। उसे अभी जो महसूस हो रहा था वो तो बेचारा वही जानता था। उसके दोनों हाथ उसके दोनों पैर के बीच में थे। उसकी आंखें भी थोड़ी गिली हो गई थी। कृष्णा जो उसे गुस्से से देख रही थी, एक पल को उसकी आंखों में कोमलता आती है, लेकिन बच्चों वाली बात सुन उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब ये गुस्से से था या उसकी ऐसी बेशर्मी बातें सुनकर, ये तो वही जाने। जब वो देखती है कि ओम चुप होने का नाम नहीं ले रहा है तो जोर से चिल्लाती है, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल चुके हो? इसका अंजाम भी जानते हो तुम? एक तो तुमने मुझे किस किया, ऊपर से ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो। क्या चाहते हो? इतना से मन नहीं भरा और मार खानी है तुम्हें? हु ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। एक ही सांस में सब बोलने के बाद वो थोड़ा थोड़ा लगता है उसे सच में गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा भी कैसे कि ये शांति से कुछ करेगा। पानी पे लो, गला सूख गया होगा तुम्हारा। ग्लास सामने करते हुए ओह कृष्णा को कहता है। मैं क्या करूं? मन तो कर रहा है अभी अपनी बंदूक की गोली तुम्हारे खोदी के आर पार कर दूं। ये आदमी क्या पागल है? वो यहाँ गुस्सा कर रही है और इसे पानी की पड़ी है। अगर वो और कुछ देर यहाँ रही तो या तो वो पागल हो जाएगी या फिर उसके हाथों इसका खून होना पक्का है। सोचते हुए उसके सर में ही अब दर्द होने लगा था। कृष्णा अपने आदमी में कुछ सोचा वापस मुड़ती है और गेट के पास जाकर गेट खोलती है। तब भी कुछ ऐसा होता है जिसमें उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपने कमर पर हाथ डालती है और वहां फंसी गन को निकल सीधा पीछे मुड़कर ओम पर चला देती है। कृष्णा जो उसे गुस्से से देख रही थी, एक पल को उसकी आंखों में कोमलता आती है, लेकिन बच्चों वाली बात सुन उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब ये गुस्से से था या उसकी ऐसी बेशर्मी बातें सुनकर, ये तो वही जाने। जब वो देखती है कि ओम चुप होने का नाम नहीं ले रहा है तो जोर से चिल्लाती है, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल चुके हो? इसका अंजाम भी जानते हो तुम? एक तो तुमने मुझे किस किया, ऊपर से ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो। क्या चाहते हो? इतना से मन नहीं भरा और मार खानी है तुम्हें? हु ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। एक ही सांस में सब बोलने के बाद वो थोड़ा थोड़ा लगता है उसे सच में गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा भी कैसे कि ये शांति से कुछ करेगा। पानी पे लो, गला सूख गया होगा तुम्हारा।
ग्लास सामने करते हुए ओह कृष्णा को कहता है, मैं क्या करूं, मन तो कर रहा है अभी अपनी बंदूक की गोली तुम्हारे खोदी के आर पार कर दूं। ये आदमी क्या पागल है, वो यहाँ गुस्सा कर रही है और इसे पानी की पड़ी है। अगर वो और कुछ देर यहाँ रही तो या तो वो पागल हो जाएगी या फिर उसके हाथों इसका खून होना पक्का है। सोचते हुए उसके सर में ही अब दर्द होने लगा था। कृष्णा अपने आदमी में कुछ सोचा वापस मुड़ती है और गेट के पास जाकर गेट खोलती है। तब भी कुछ ऐसा होता है जिसमें उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपने कमर पर हाथ डालती है और वहां फंसी गन को निकल सीधा पीछे मुड़कर ओम पर चला देती है। वो गोली सीधी ओम के कांधे को हल्का छूते हुए पीछे लगी कांच की खिड़की पर लगता है, जिसके बाद पूरा कांच का खिड़की टूटकर कुछ अंदर तो कुछ बाहर गिर जाता है। ओम को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कृष्णा कुछ ऐसा करेगी। बाहर दोनों के आदमी एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, चेहरे पर चोटें भी थी, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि उनके बीच लड़ाई हुई है। चारों को जैसे ही गोली की आवाज सुनाई देती है उनका ध्यान सामने गेट पर जाता है, जहां कृष्णा उसकी तरफ अपना बैग किए खड़ी थी और उसके सामने ओम अपने कंधे को छू कर देख रहा था। बॉस, बोलते हुए चारों गेट के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ओह के कांधे से खून निकल रहा था लेकिन उसकी नज़र कृष्णा से बिल्कुल भी नहीं हटती थी। अब जान लेते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जो कृष्णा ने सीधी गोली ही चला दी। जब कृष्णा बाहर जाने के लिए गेट खोलती है तभी ओम उसे पीछे से आवाज देता है। इस वक्त वो पहले वाला नहीं बकी किंग लग रहा था। मिसेज ओमकार खन्ना, आपने जो चाहा मैंने आपको वो करने दिया। ये आपकी गलत फहमी है, मैं आपके लिए अच्छा हूँ तो वही रहने दीजिए। हो सकता है आप मुझसे थोड़ा ज्यादा पावरफुल हूँ लेकिन सच ज्यादा दिन कर नहीं छुप सकता। मेरी एक गलती से आप एक कदम आगे चली गई, लेकिन मेरे मॉम डैड को मेरी कामजोरी बिल्कुल मत समझिएगा। और एक बात, भले ही आप इस शादी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मानती हैं लेकिन मैंने इसे दिल से माना है। इसलिए मैं आपसे एक बात साफ कहना चाहूँगा, या तो आप मेरे घर एक बहू के रूप में आए, नहीं तो अगर मैं आपके घर में तो आप सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी आदत होगी अपने मम्मी पापा से झूठ बोलने की, उन्हें धोखे में रखने की, लेकिन मेरी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक ये शादी वैध है तब तक आप मेरे साथ रहें। और शायद माँ पापा की बात छेड़कर ओम ने गलती कर दी। कृष्णा उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में एक कोमलता आने लगी थी, लेकिन ओम की आखिरी बात ने सब पर पानी फेर दिया। इसी गुस्से में कृष्णा उसके ऊपर गोली चला देती है। उसकी आंखें लाल और हरी होने लगी थी। सच और माता पिता के बात ने शायद उसके कुछ जख्मों को खुरेद दिया था। कृष्णा के थोड़े पीछे चारों आदमी खड़े थे। उनके चेहरे पर थोड़ी टेंशन दिख रही थी कि कहीं उनके बॉस के बीच लड़ाई न हो जाए। तभी पार्थ का ध्यान कृष्णा के हाथ पर जाता है। कृष्णा अपने 2 उंगलियों को गोल हिलाकर नीचे का इशारा करती है और एक साइन बनती है, जिसको देख वो तुरंत ही नयन को वहीं रुकने का बोला लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। जब तक मैं नहीं चाहती तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जान सकता। और रही बात मेरे मॉम डैड की, तो मैं अनाथ हूँ, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अभी तो गोली बस चूकर निलकी है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि मेरी बंदूक की किसी गोली पर तुम्हारा नाम लिख जाएगा। कृष्णा अपनी ठंडी नज़र ओम पर डालते हुए कहती है। उसकी नज़र आखिरी में उसके कंधे पर जाती है जहां से अभी भी खून निकल रहा था। वो अपनी नज़र वहां से हटा चेहरे पर मास्क लगाते हुए बाहर निकल जाती है। उस फ्लोर पर अभी कोई मौजूद नहीं था क्योंकि ये होटल कृष्णा का ही था। कृष्णा के पीछे पीछे नैन भी आने लगता है। कुछ ही देर में वो लोग पार्किंग एरिया में मौजूद थे। ये एक खुला जगह था। कृष्णा आगे जाते ही अपनी कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में अभी जंग चल रही थी, कभी ओम की बात तो कभी उसका उस पर गन चलाना। कुछ आवाजें सब एक साथ जैसे आपस में ही लड़ रहे हो। जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता हो, एक झटका से कार की तरफ मुड़ उसकी कांच पर जोर से मुक्का मार देती है। कांच की खिड़की उसके एक ही वार से टूटकर चकनाचूर हो गई थी। नयन और पार्थ दोनों उसके पीछे ही खड़े थे। अपने बॉस को ऐसे देख उन्हें बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। दूसरी कार मंगवाओ, कृष्णा की कठोर आवाज उनके कानों तक आती है। वो लोग जल्दी से दूसरी कार लाने चले जाते हैं। वहीं ऊपर ओम उस टूटी हुई खिड़की से नीचे देख रहा था। उसे एक परछाई दिख रही थी जिसने अभी अभी कांच तोड़ा था। उसे पता था वो कोई और नहीं कृष्णा ही है। मैं जानती हूँ तुम किसी को अपना अतीत नहीं बताना चाहती, लेकिन वादा है मेरा खुद से और तुमसे, तुम्हारे सभी जख्मों को अपने प्यार से भर दूंगा। बस मौका है करने का। उसने सोच लिया था चाहे शाम बांध दंडभेद कुछ भी क्यों न अपनाना पड़े, वो कृष्णा को पूरी तरह से जानकर रहेगा और उसके लिए दोनों का साथ रहना जरूरी है। इसके लिए उसने कुछ सोच रखा था। अब देखना ये होगा कि क्या कृष्णा ओम के साथ रहेगी एक घर में।
ओम की नज़र फ्लो पर गिरे कांच पर जाती है जहां जगह जगह खून के छींटे लगे हुए थे। उसकी भौहें सिकुड़ जाती है क्योंकि ये उसका नहीं था और गोली में इतना खून नहीं लगा कि वो कांच को रंग दे। उसके दिमाग में आता है क्या कोई और भी था यहाँ, आखिर किसका खून है ये। वही ऊपर ओम उस टूटी हुई खिड़की से नीचे देख रहा था। उसे एक परछाई दिख रही थी जिसने अभी अभी कांच तोड़ा था। उसे पता था वो कोई और नहीं, कृष्णा ही है। मैं जानती हूँ तुम किसी को अपना अतीत नहीं बताना चाहती, लेकिन वादा है मेरा खुद से और तुमसे, तुम्हारे सभी जख्मों को अपने प्यार से भर दूंगा, बस मौका है करने का। उसने सोच लिया था चाहे शाम बांध दंड भेद कुछ भी क्यों न अपनाना पड़े, वो कृष्णा को पूरी तरह से जान कर रहेगा और उसके लिए दोनों का साथ रहना जरूरी है। इसके लिए उसने कुछ सोच रखा था। अब देखना ये होगा कि क्या कृष्णा ओम के साथ रहेगी एक घर में। ओम की नज़र फ्लो पर गिरे कांच पर जाती है जहां जगह जगह खून के छींटे लगे हुए थे। उसकी भौहें सिकुड़ जाती है क्योंकि ये उसका नहीं था और गोली में इतना खून नहीं लगा कि वो कांच को रंग दे। उसके दिमाग में आता है क्या कोई और भी था यहाँ, आखिर किसका खून है ये। बॉस अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ज्यादा समय तक यहाँ रहना सही नहीं है, आपको हॉस्पिटल भी चलना है। आरव अंदर सर झुका खड़े होने हुए कहते हैं। हम चलो जरा यहाँ का सीसीटीवी चेक करो, देखो क्या खादी के पास को खड़ा था। वो बाहर निकलते हुए उसको ऑर्डर देता है। लेकिन बॉस ये होटल मैम का है और यहाँ बिना उनकी अनुमति के कोई उस कमरे में नहीं जा सकता है। आरव जल्दी से उसके पीछे चलते हुए कहते हैं। उसकी बात सुन ओम कुछ पल के लिए एक जगह रुक जाता है और अपनी आईब्रो पर उंगली घुमाने लगता है। वो ये कैसे भूल गया कि ये होटल अग्निहोत्री का है। उसे लग रहा था कोई तो था वहां पर। एक बार तो उसके मन में आया कि कहीं कृष्णा के उस बहार वाले पर तो गोली नहीं चलाई, लेकिन अपने शब्दों को याद कर वो खुद में ही टाल देता है। तब तक लिफ्ट आ जाती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। उसके बुरे वो लोग सीधे खन्ना हवेली जाने लगते हैं क्योंकि रोहित जी ने उसे घर आने को कहा था। दूसरी तरफ एक छोटे से घर जो लगभग जंगलों के बीचों बीच मौजूद था। आसपास सिर्फ जानवरों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाने दे रही थी जो वहां के माहौल को और डरावना कर रहा था। एक कार जंगलों के बीच बने रास्ते से होते हुए छोटे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुकती है क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं था और अगर आगे जाना है तो भी कोई पैदल ही जा सकते हैं। कार से एक जोड़ी बाहर आती है जिसने सैंडल पहन रखा था। एक काले हिजाब पहनी महिला उस कार से बाहर आती है। एक नज़र आसपास दौड़ाते हुए उस रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद वो उस घर के सामने खड़ी थी। वो जल्दी से घर के अंदर घुसती है। घर के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो औरत 2-3 तभी उसके कानों के साथ हमारे शुद्ध घर में एक आवाज गूंजती है। क्या बात है, क्यों आए हो और क्यों मुझसे मिलना चाहती थी तुम। वो आवाज किसी आदमी की थी। उस आदमी की आवाज में थोड़ी घड़घड़ाहट थी जिससे ये समझ जा सकता है कि वो थोड़ा उम्रदराज आदमी होगा। उस औरत की नज़र उस तरफ जाती है जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था, बस आवाज आ रही थी। तुमसे कुछ काम था, तुमने कहा था मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम तैयार रहोगे, हमें औरत ने आगे बढ़ते हुए कहा। हम, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर से हमें आदमी की आवाज सुनाओ। भूलो मत, तुम्हारे कहने पर ही मैंने उसे जसवंत रंधावा को जहर दिया था। वो औरत सबसे अच्छे हुए कहती है। तो इसमें मैं क्या करूं, तुमने मेरे जितना भी काम किया है उन सभी ने काम की कीमत मुंह खोल कर मांगी है और उस काम की कीमत मैं दे चुका हूं। उल्टा मुझे तुमसे वो कीमत वापस मांगनी चाहिए क्योंकि तुम तो उसे जहर देने में कामयाब हुई ही नहीं। उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने वही जहर मिला था जो तुमने दी थी। अगर उसने काम नहीं किया मतलब गलती तुम्हारी है। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं वो पैसे तुम्हें वापस करूंगी। वो औरत अब उस आदमी के पीछे थी। उसने गुस्से से सब कुछ कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ही करो, लेकिन ओमकार लन्ना की शादी मेरी पोटी से करवा दो। इसके लिए तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हो। अपने गुस्से को नफरत हुए इस बार वो शांति से कहती हैं। हाँ हाँ हाँ, सपने अच्छे देखने लगी हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने शादी ब्योरे खोल रहा है। मुझे अपने काम से मतलब है, तुम नहीं तो कोई और करेगा मेरा काम। अब शांति से जैसे आए हो निकल जाओ, नहीं तो जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। इस बार वो आदमी गुस्से से कहता है। वो औरत उसकी बात सुन जैसी थी बिल्कुल वैसी ही वापस चली जाती है। रंजीत बहुत कम समय है तेरे पास। अगर तेरे मरने से पहले मैंने तुझे 100 मौत नहीं मारी तो मेरा नाम भी संस्कार राणे नहीं। पहले तेरी पोती, अब तेरी जान से प्यारी बीवी की बारी है। पूरे घर को शमशान बना दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से हाथ में पकड़ी लाठी को पटकते हुए कहता है। वही पास में रखा फोन बजने लगता है। जी बॉस, सब रेडी हैं। हाँ, कंटेनर रेडी हैं। हाँ, इस बार सारी ताजी कालियां हैं।
बिल्कुल बॉस, मैंने कभी आपको निराश किया है क्या? इस बार भी नहीं करूंगा। हाँ, आप चिंता मत करिए, मैंने अपने आदमियों को किंग और डेविल दोनों का पता लगाने का कह दिया है। उनकी मौत ही हमारी दुनिया पर राज करने की सीधी बनेगी। फोन कट हुआ ही था, वो जल्दी से दोबारा किसी को कॉल लगता है। जल्दी से कंटेनर को चेक करो, बॉस का फोन आया था, वो आज रात ही उन लड़कियों को अफ्रीका ले जाएंगे, हमारे वाली जगह पर मिलो, वहीं से शिप से ले जाया जाएगा। खन्ना मैंशन। रोहित जी और ऋतु जी हाल में बैठे हुए थे, सोफे के साइड में 2 सूटकेस रखा हुआ था। पापा आपको बताना चाहिए थे कि अब अमेरिका जा रही हूँ, कम से कम मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने आता हूँ। वो रोहित जी के पास बैठा हुआ था। कोई बात नहीं, करण भी अपनी पत्नी को लेकर चल रहा है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे, अगर वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं होता तो मैं तुम्हें जी भेजता, रोहित जी उसके कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं। रोहित जी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जिस पर वो खुद काम कर रहे थे, उसके साथ जोशी इंडस्ट्री भी मौजूद थी, जिसके कारण करण जी भी अमेरिका साथ जा रहे थे। कुछ देर के ऐसे ही बातचीत और डिनर के बाद रोहित जी ऋतु जी के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उनके निकलने के बाद ही ओम भी जल्दीबाजी में कहीं निकल जाता है, उसके साथ अर्व भी मौजूद था। खन्ना मैंशन। रोहित जी और ऋतु जी हाल में बैठे हुए थे, सोफे के साइड में 2 सूटकेस रखा हुआ था। पापा आपको बताना चाहिए था कि आप अमेरिका जा रहे हो, कम से कम मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने आता हूँ। वो रोहित जी के पास बैठा हुआ था। कोई बात नहीं, करण भी अपनी पत्नी को लेकर चल रहा है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे, अगर वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं होता तो मैं तुम्हें जी भेजता, रोहित जी उसके कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं। रोहित जी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जिस पर वो खुद काम कर रहे थे, उसके साथ जोशी इंडस्ट्री भी मौजूद थी, जिसके कारण करण जी भी अमेरिका साथ जा रहे थे। कुछ देर के ऐसे ही बातचीत और डिनर के बाद रोहित जी ऋतु जी के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उनके निकलने के बाद ही ओम भी जल्दीबाजी में कहीं निकल जाता है, उसके साथ अर्व भी मौजूद था। हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा, नहीं तो वो एक बार फिर कामयाब हो जाएंगे, गाड़ी जल्दी चलाओ। ओम गुस्से में आरव से कहता है, जिसके बाद कार हवा से बातें करने लगती हैं। सर, आपको एक बार मैम से बात करनी चाहिए, अगर वो भी हमारे साथ होंगी तो हमारे लिए उन्हें बचाना और आसान हो जाएगा। आरव कार चलते हुए अपनी राय देते हैं। बॉस, आपको एक बार मैम से बात करनी चाहिए, अगर वो हमारे साथ होंगे तो हमारे लिए उन्हें बचाना आसान होगा। हमें नहीं पता उन लोगों की रणनीति कैसी है, अगर साथ होंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। आरव ड्राइव करते हुए अपनी राय देता हज। ओम उसकी बात सुन सोचते हुए कहता है, हम तुम सही कह रहे हो, लेकिन पहले हमें वहाँ की स्थिति जाननी होगी। एक बार वो लोग बच्चों को ले जाने में कामयाब हो चुके हैं, अगर कोई एक भी गलती हुई तो उनकी जान पर बात आ सकती है। तुम शिव को बोलो हमारी सबसे मजबूत टीम को वहाँ लेकर पहुँचे। हाँ बॉस, शिव वहाँ पहुँचने ही वाला होगा, हमारे वहाँ जाने से पहले वो सभी चीज़ों को देख परख लेगा। आरव ओम को जवाब देता है। मुंबई के एक बंदरगाह पर बहुत बड़ी शिप लगी हुई थी, आसपास बहुत कड़ी सुरक्षा लगी हुई थी, हर कुछ कदम पर गार्ड तैनात थे, ऐसा लग रहा था वहां बहुत जरूरी काम होने वाला है। जल्दी करो, सब अच्छे से देख के डालो, कंटेनर आता ही होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक दाढ़ी वाला आदमी बाकी काम करने वाले लोगों से कहता है, उसके हाथ में बंदूक थी। वही बाकी लोग जो बड़े बड़े डब्बे शिप में डाल रहे, उसकी बुरी धूप अपना हर समय और तेजी से चलने लगती है। एक गार्ड उस दाढ़ी वाले आदमी के पास आकर उसके केसिन में कुछ कहता है वाला है, डर के मारे सब एक पल को अपनी जगह रुक जाते हैं। 15 मिनट बाद वहां 2 गाड़ियां और एक बड़ा का कंटेनर वाला ट्रक वहां आकर रुका है। गाड़ी से कुछ गार्ड और एक आदमी बाहर आता है जिसके हाथ में चड़ी थी, जिसका सहारा लेते हुए वो लंगड़ा कर चल रहा था। उसको देख सभी अपना सर झुका लेते हैं। उस आदमी को देख ऐसा लग रहा था कि वो 50 से 55 साल का होगा। उसके आधे चेहरे पर एक गोल्डन कलर का मास्क था, जिसे उसकी एक तरफ का चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो अधेड़ उम्र का आदमी चलते हुए आगे बीच में आकार खड़ा हो जाता है। उसके खड़ा होते ही सभी आपके काम में लग जाते हैं। एक आदमी उस कंटेनर का गेट खोलता है। अंदर करीब 200 से 300 लड़कियां, बच्चियां, यहाँ तक कि लड़के भी जिनकी उम्र यही 15-16 साल की होगी, सभी अंदर बेहोश पड़े हुए थे। सभी के हाथ और पैर बांध दिए गए थे। गार्ड्स जल्दी जल्दी सभी जो बोरी की तरह उठाकर शिप में डालने लगते हैं। 5 मिनट में ही सारा कंटेनर खाली हो जाता है। एक भी लड़की या लड़के को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उनको नशा दिया जा चुका है, किसी को होश नहीं आएगा। अब पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद तुम लोग भी यहाँ से जल्दी से निकल जाना। बिग बॉस तुम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। अगर इनमें से कोई भी उठ जाता है तो ड्रग का हाई डोज दे देना।
वो आदमी यानी कि उसका बॉस दाढ़ी वाले आदमी से कहता है, उसके बाद जिस कार से आया था उससे ही वापस चला जाता है। सभी उस शिप पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही शिप चलने वाली होती है वहां गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। इन लोग ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ उनके गार्ड्स अब बहुत कम हो गए थे। अचानक हुए इस हमले से वो घबरा जाते हैं और एक तरफ से भी गोली चलाने लगते हैं। बहुत सारे काले कपड़े पहने लोग जल्दी से उस जहाज को घेर लेते हैं। दोनों तरफ से धुआंधार गोली चल रही थी। तुम देख क्या रहे हो? जहाज को आगे बढ़ाओ, बाकी अपने आदमी देख लेंगे। हम लोग को कैसे भी यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो अपने लिए कब्र खुद खोद के रखना। वो दाढ़ी वाला आदमी शिप के कैप्टन को कहता है। वो जल्दी से फोन ऑन करता है या किसी को फोन कर यहाँ की सारी स्थिति बताने लगता है। बाहर उन काले कपड़े पहले गार्ड्स ने शिप के आसपास के बहुत से गार्ड्स को मार गिराया था, लेकिन अब शिप आगे बढ़ने लगी थी और अभी तक बस कुछ गिने चुने गार्ड्स ही थे जो शिप पर जा पाए थे। बॉस, शिप आगे बढ़ रही है, अगर आप अंदर चले गए हो तो मैं आरव को भी भेज दूं। बाहर गोली चलाते हुए शिव ने अपने कान में लगे ईयरपॉड्स से ओम को कहा। हम भेज दो, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, अगर कोई भी गलती हुई तो ये पूरी शिप को ब्लास्ट कर देंगे। इनके जहाज पर हर जगह बम फिट किया हुआ है। आरव से कहो शिप के कैप्टन को संभाले, मैं यहाँ देखता हूँ। ओम उधर से जवाब देता है। अंदर ओम उनके गार्ड के भेष में घुस गया था। वो कोई एक गलती भी नहीं करना चाहता था, नहीं तो शायद ये लोग पूरी शिप को भी खत्म करने में एक पल नहीं लगाते। अंदर नीचे की तरफ सभी बच्चों को रखा गया था जहां अभी भी ओम पहुंचा था। उसने बच्चों को होश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रग्स की वजह से कोई भी होश में नहीं था। तभी उसे किसी के जूते की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे नीचे उसकी तरफ आ रहा हो। वो जल्दी से वही एक कोने में छुप जाता है। ऊपर से एक आदमी कैप्टन की ड्रेस में नीचे आता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो एक नज़र अपने चारों तरफ घुमाता है। तभी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे सिर्फ नॉवल प्लैनेट पर। धन्यवाद।